नमस्कार, संस्कृति आईएएस के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एक नया इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को लेकर आए हैं। इन 5 प्रश्नों को लाने का उद्देश्य ये रहा है कि हम आपको बता पाएंगे कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इनकी प्रकृति पता चलेगी आपको क्वेश्चंस की, वहीं आप इसका अभ्यास भी करते रहेंगे। तो चलिए परिचय की रिवाइज से शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। मेरा नाम शिल्पी है और आज के इस वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करती हूं। चलिए अपने पहले प्रश्न को देखिए। हाल ही में सुर्खियों में रहा कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न क्या है? ठीक है, इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी खाद्य संकट से जूझ रहे देशों की एक सूची है ये। दूसरा कथन क्या कह रहा है? मध्य पूर्व एशिया व अफ्रीका में गृह युद्ध से पीड़ित देशों पर जारी एक सूची है, यानी कि एक रिपोर्ट है ये। ठीक है, FATF द्वारा जारी आतंकी वित्त पोषण में संलग्न देशों की एक सूची है ये। चौथा कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता की चिंताजनक स्थिति संबंधी देशों की ये सूची है। देखिए, आपने ये पढ़ा कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न। अब देखिए, जैसे इस तरह के क्वेश्चन हमें लगता है कि हमें नहीं आता है, तो कैसे उन शब्दों के साथ हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं उस सिचुएशन में जब हमें लगता है गेसिंग पावर भी हमारा काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शब्दों को अलग अलग करेंगे। जैसे कंट्री फॉर पर्टिकुलर को हम अलग करेंगे और हम कंसर्न पर फोकस करेंगे। देखिए, कंसर्न किस लिए होता है कि कंसर्न क्या है कि फ्यूचरिस्टिक कोई ऐसा लगता है कि कोई संकट हो सकता है, उसमें हम अपना कंसर्न व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप तीनों कथन को ध्यान से देखेंगे, ये ABC को, तो इसमें क्या कह रहा है कि खाद्य संकट से ये देश जूझ रहा है, मतलब ऑलरेडी ये संकट में है। यहाँ कह रहा है अफ्रीका में गृह युद्ध से पीड़ित देश, यहाँ पर भी संकट चल रहा है। इसके बाद आतंकी वित्त पोषण में संलग्न देशों की सूची, यहाँ पर भी एक तरीके का संकट है। अब देखिए, कंसर्न की अगर हम बात करते हैं कि हो सकता है आने वाले समय पर कोई समस्या उत्पन्न हो जाए किसी कारण से, तो हम उसमें अपना कंसर्न व्यक्त करते हैं। तो चौथा कथन क्यों सही है, इसमें देखिए क्या क्या, धार्मिक स्वतंत्रता की चिंताजनक स्थिति, मतलब चिंता जताई जा रही है कि हो सकता है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कोई इशू हो सकता है, आगे इसको लेकर कोई संभावनाएं, कोई ऐसी संकट वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए कंसर्न शब्द से, सिर्फ बिना किसी जानकारी के कंसर्न शब्द से हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की चिंताजनक स्थिति संबंधी एक देश में एक सूची ये जारी की जाती है, देशों की सूची जारी की जाती है। आइए थोड़ा सा हम इसे व्याख्या से समझते हैं कि ये सूची जो है वो कौन जारी करता है, देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, ध्यान रखिए कोई इस तरह के इंडेक्सेस जो आते हैं ना, उन्हें कौन जारी करता है, उनका उद्देश्य क्या है, इनको ध्यान रखा करिए, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट चेंज होते रहेंगे, हो सकता है इसके आयोग के बारे में पूछ लिया जाए। तो चलिए आगे देखते हैं कि एक रिपोर्ट में भारत सहित कुल कितने 14 देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न चिंताजनक बताया गया है। ये तो हो गई इस प्रश्न की बात। अब हम वापस प्रश्न पे जाते हैं। देखिए, ये तो इस प्रश्न की बात हो गई। ज़रूरी नहीं है कि ये कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न में आपको दे दिया जाए, वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का स्टेटमेंट दे दिया जाए। हो सकता है धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ और स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे आएँ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे आएँ, तो हमें जानना होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो किस किस अनुच्छेद में इसके बारे में दिया गया है। तो वो अनुच्छेदों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भाई हम UPSC के एस्पिरेंट हैं, इतना तो हमसे अपेक्षा की ही जा सकती है। तो चलिए अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आ जाइए, क्या दूसरा प्रश्न कह रहा है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, यानी कि पन बिजली परियोजना के संदर्भ में हमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो चलिए भाई विचार कर लेते हैं क्या है। एक तरफ इसमें आपको परियोजना दी गई है और एक तरफ इसमें आपको रिवर्स यानी कि नदियाँ दी गई है। देखिए, पहले प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये जो चिनाब, सतलुज, तवी और जो सिंधु नदी है ना, ये हमारी जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदियाँ हैं। यहाँ पर आपको हिंट मिल गया। अब ये हिंट मैंने क्यों दिया है, ऐसे तो नहीं दिया होगा। आप सोच रहे होंगे क्यों हम अभी जम्मू कश्मीर की सारी नदियाँ परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। भाई हम किसी, इतना बड़ा इंडिया है, किसी भी स्टेट के बारे में पढ़ सकते हैं, पर नहीं। मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर अभी, हालांकि जम्मू कश्मीर हमेशा ही चर्चा में रहा है, लेकिन हाल ही की बात अगर हम करें तो हमारे PM जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। दूसरा हम मुद्दा देखें तो 370 हमेशा चर्चा का विषय हमारे देश में बना रहा है। वहीं द कश्मीर फाइल्स मूवी ने भी एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया है हमारे भारत में। तो क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो है काफ़ी इस टाइम चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसीलिए हम उस
जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर इस प्रश्न को यहाँ पर लेकर आए हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट पर हमने एक प्रश्न बनाया है जो कुछ इस तरीके का है। अब देखिए, हमने तो एक प्रश्न का एक प्रकार बता दिया। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर या किसी भी स्टेट की बात कर ले, वहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, किसी भी स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है, वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर कैसा है, इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं वहाँ पर उस राज्य में किन किन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। तो ना मात्र सिर्फ नदी और परियोजना और इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, उसके आसपास की चीज़ों को भी हमें नज़र गड़ाए रखना है। अगर कोई ऐसा राष्ट्र अभी चल रहा हो चर्चा में, किसी राज्य के बारे में अगर कोई ऐसा प्रश्न या कोई चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है कि उसके आसपास की चीज़ों पे भी हम नज़र बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है इसमें, परियोजना दुलहस्ती जो परियोजना है वो कह रहे हैं चिनाब नदी पर है, रतले की परियोजना सतलुज नदी पे, चेनानी परियोजना तवी नदी पे, और वगलिहार परियोजना जो है वो सिंधु नदी पे कह रहे हैं। मान लेते हैं भाई, मानने में क्या जाता है। मान लीजिए हमें जो पता है कि बगलिहार जो है वो परियोजना सिंधु नदी पे नहीं है, इतना स्पष्ट है। कहाँ है ये हमें नहीं पता है। तो देखिए कैसे हम इसके आधार पर हम इस प्रश्न को टैकल कर सकते हैं, इस प्रश्न में हम गैस लगा सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे चौथा इसमें दिया गया है बगलिहार जो है वो सिंधु में नहीं है, स्पष्ट है। अब देखिए 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, सी में आ रहा है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, डी में आ रहा है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 4 दिया है। अब हम 50-50% पे खेलेंगे, ठीक है। तो 50% हमें पता चल गया भाई, ये तो हमने एलिमिनेट कर दी। अब बचे 2। मुद्दा आता है यहाँ कि अब हम इसको कैसे टैकल करें। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा और तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अभी देख लेते हैं। जैसे दुलहती जो है वो चिनाब में ही है, दुलहती परियोजना चिनाब में ही है। रतले जो है वो सतलुज में ना होकर कहाँ पर है, वो भी चिनाब नदी पर ही है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। वही चिनानी परियोजना जो है वो तवी नदी पर ही है, तो इसलिए ये भी करेक्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि पहला और तीसरा जो परियोजना है वो करेक्ट नदियों पर लोकेट बताई गई है। और दूसरा चौथा गलत क्यों था वो मैंने आपको बता दिया। देखिए बगलियार, माफ़ी चाहती हूँ, बगलियार मैंने नहीं बताया था, बगलियार सिंधु में नहीं बल्कि चिनाबी नदी पर ही है। तो देखिए कैसे एक ही राज्य की सभी नदियों के साथ मिलान दे दिया गया। हो सकता है किसी और स्टेट्स के साथ भी पूछा जा सकता है, तो हमें मैप की अच्छी तैयारी रखनी है, उसमें अच्छी पकड़ करनी है अपनी, ठीक है। ये आपको स्पष्ट हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है इसमें कि राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं। पुनर्विचार के पश्चात, पहला कथन क्या कह रहा है, पुनर्विचार के पश्चात राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा कथन कह रहा है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल की प्रथम बैठक से 6 माह के भीतर स्वीकृति अनिवार्य होती है, स्पष्ट है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का एक भाग है। देखिए अब ये जो प्रश्न बनाया गया ना, इस प्रश्न को यहाँ पर लाने का एक उद्देश्य है। क्यों हमने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री नहीं पूछ लिया, क्यों हमने प्रधानमंत्री नहीं पूछ लिया, क्यों? क्योंकि अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तमिलनाडु में आपने देखा होगा राज्यपाल की शक्तियों को लेकर एक विवाद बना हुआ है, वहाँ पर कुछ डिस्कशन चालू है, तो ये चर्चा में देखा जा रहा है। तो उसमें क्या है, हमने इसीलिए उसके बेसिस पे राज्यपाल की शक्तियों को लेकर एक प्रश्न बनाया है। चलिए ये स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए। अब देखते हैं, कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन से कथन सही नहीं है। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ना सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सारा आने के बावजूद भी अगर हम यहाँ गलती कर देते हैं तो वैसे ही हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो पूछ रहा है सही नहीं है, तो देखिए मान लीजिए हमने ये वाला जो कथन है देख के लग रहा है कि हो सकता है ये सही है, मैंने कुछ पढ़ा सा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जैसे राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति का भाग है, मैं श्योर हो गई हूँ भाई ये तो सही है। ऊपर वाले में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि उसमें चीजें ऊपर नीचे दे दी गई हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मान लीजिए हमें सिर्फ तीसरा कथन पता है, ठीक है, इस प्रश्न का तीसरा कथन पता है, और ऐसी सिचुएशन में हम कैसे गैस करेंगे कि ये तीसरा कथन ठीक है, 2 गलत है, और ऐसे में हम कैसे अपने उत्तर को सही निकाल सकते हैं। तो देखिए तीसरा कथन जिसमें है उसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कह रहा है कौन से कथन सही नहीं है, जबकि ये तो सही है। तो सही किस किस में है, जैसे सी में है, ठीक है, जैसे डी में है, जैसे बी में है, तो ये ऑटोमेटिकली इनको हम बाहर कर देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन ए बचता है। तो ऑप्शन ए में क्या है, पहला और दूसरा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि ये जो 1 और 2 है वो कथन गलत है। अब देख लेते हैं कि भाई
ये तो हो गई एलिमिनेशन की बात, हम उसमें से कैसे निकालेंगे अपना प्रश्न का उत्तर। लेकिन समझना होगा कि कैसे ये गलत हो गया और क्यों ये गलत हो गया जो हम सही नहीं कर पाए। देखिए, पुनर्विचार के पश्चात राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, जबकि यहाँ क्या लिखा है, बाध्य नहीं है, जबकि क्या है, विधेयक पर राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होता है अगर पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। तो ऐसे शब्दों को भूलिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल की प्रथम बैठक से 6 माह के भीतर स्वीकृति अनिवार्य है, जबकि ये क्या है, यहाँ पर 6 वीक्स यानी कि यहाँ पर 6 सप्ताह की बात की गई है। क्या होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में कि हमें लगता है कि ये कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ये तो मैंने 6 तो पढ़ा है, लेकिन मैं ये भूल गया कि यहाँ पर 6 में मैंने माह पढ़ा है या सप्ताह पढ़ा है। तो वो क्या होता है, प्रैक्टिस से चीज़ें आपको सही टाइम पे रिकॉल हो जाती है। तो यहाँ पर 6 वीक्स यानी कि 6 सप्ताह की बात की गई है, ना कि 6 माह की बात की गई है। ये तो हो गई इस प्रश्न की बात कि हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे समझेंगे। अगर नहीं आता है तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, तो कहाँ कहाँ हमें फोकस करना है ये तो आपको स्पष्ट हो गया। अब देखिए, इस प्रश्न के अलावा भी हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये दायित्व है कि एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट हमें पता होना चाहिए अपने अनुच्छेदों, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जैसे इसमें दिया गया कि पुनर्विचार के पश्चात ये जो विधेयक है उस पर राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है जिसपे विधेयक पर, जो पुनर्विचार के बाद विधेयक आता है उस पर राज्यपाल अनुमति दे सकता है? ये आता है हमारे आर्टिकल, किसमें आता है, आर्टिकल 200 के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा कह रहा है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। अब राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश किया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो अपन का आता है अनुच्छेद आर्टिकल 213 के अंतर्गत। ध्यान देना, राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, 213 के अंतर्गत। अब देखिए, अब कैसे पढ़ना है इसको, ये तो हो गई इतनी बात। देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, चलिए इस तरह के क्वेश्चन ना भी आए, आपकी ड्यूटी क्या है, आपको क्या करना है कि देखिए, जब भी कोई आप स्टडी करते हैं और कंपैरिजन के साथ कोई स्टडी करते हैं तो बेहतर समझ बढ़ती है उससे। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हें संभालने में, उन्हें करने में आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पर अगर आपके सामने राज्यपाल का प्रश्न आया है, तो अगर आपने राज्यपाल के साथ पढ़ा हो राष्ट्रपति के बारे में, तो आप समझ सकते कि हाँ भाई इसमें ही था, उसमें वो था। तो कंपैरिजन के साथ जब तुलनात्मक रूप से किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है तो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि हम बेहतर जान पाते हैं उसके बारे में। तो यही मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे राज्यपाल की जो अध्यादेश की शक्ति है वो 213 में, वहीं राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, 123 के अंतर्गत आती है। तो चलिए अनुच्छेदों का इस तरह से प्रयास करते रहिए, प्रश्नों को देखते रहिए। इसकी व्याख्या क्या कहती है, वही सेम कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति का एक भाग होता है, इसलिए वो कथन करेक्ट हो गया था। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं, राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न में हमें क्या विचार करना होगा। देखिए, पहला कह रहा है स्टेटमेंट की सीआरपीसी की धारा 124A के अंतर्गत इसे डेफिनेशन इसकी दी गई है, इसको परिभाषित किया गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, इसके तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को सरकारी नौकरी और पासपोर्ट से वंचित किया जा सकता है। स्टेटमेंट क्लियर है। आगे देखते हैं, पूछ रहे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसमें सही स्टेटमेंट ढूंढना है। तो देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट तो सीधे सीधे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये सीआरपीसी की धारा 124A में नहीं, बल्कि आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत का ये जो दिया गया है आपका राजद्रोह कानून, उसको परिभाषित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा सही है, क्योंकि इसके तहत दोषी पाए गए किसी व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसको सरकारी नौकरी और पासपोर्ट देने से ये जो है वंचित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सीधे निकल आएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो जो कथन है वो ठीक है। देखिए, हर प्रश्न में गेसिंग पावर नहीं होता, किसी चीज़ में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो बहुत साधारण सी चीज़ थी, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सीआरपीसी की जगह आईपीसी को कर दिया। देखने में साधारण है, लेकिन देखिए कितना कठिन है कि अगर इतना सा चीज़ को हमने ध्यान नहीं दिया होगा पढ़ते समय, रिविजन करते समय, तो यहाँ पर हम गलती कर सकते हैं। तो हमें गलतियों की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाता है 2। अब देखिए, मुद्दा क्या आता है कि हमने ये प्रश्न क्यों बनाया। देखिए क्या है, ये जो राजद्रोह कानून है ये अभी धारा 124 जो है हमारी चर्चा का विषय अभी बना हुआ है। हाल फिलहाल में धारा 124A का जो है चर्चा का विषय हमारा बना हुआ है, वो किसमें है, आईपीसी में है। तो इसलिए इसको यहाँ पर प्रश्न के स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। चलिए भाई, हम इस आईपीसी की जो धारा 124A है देख लेते हैं, उसमें लिखा क्या है। भाई जानना जरूरी है ना कि ये जो राजद्रोह कानून है वो है क्या। तो क्या
लिखा है उसमें, लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा घृणा, अवमानना या उत्तेजित करने का प्रयास करना, भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करना, और ये राजद्रोह होता है। इसको असंतोष को भड़काने का प्रयास करना जो है वो राजद्रोह होता है, यानी कि एक अपराध होता है। ठीक है, इसके बाद वो आपने पढ़ लिया ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया था। यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं आपको। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, ये राजद्रोह जो कानून था, देखिए अभी से तो बना नहीं है, सदियों पुराना है, काफ़ी टाइम पुराना है ये। तो हम अगर पीछे इसके इतिहास में जाएं तो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जैसे जो राजशाही शासन होते थे, शासक होते थे, जो राजशाही या फिर वहाँ की सरकारें होती थी, तो अपनी छवि को बनाए रखने के लिए उन्होंने इस कानून को लाया। तो धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर भी इस कानून का अंधाधुंध प्रयोग किया। वहीं गांधी जी की अगर हम यंग इंडिया की बात करें तो उसके लिए भी उनको इस कानून का दंश झेलना पड़ा है। तो कोई एक पर्टिकुलर 2-3 व्यक्ति नहीं, सभी ने इस कानून का दंश झेला है, पहले भी और अभी भी चीज़ें चलती आ रही है, क्योंकि भाई ऐसी चीज़ें होंगी तो राजद्रोह की बात होगी तो भाई इसमें तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा। तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अपने अंतिम प्रश्न की ओर। कार्बन प्राइसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए अब ये कार्बन प्राइसिंग के संदर्भ में कह रहा है हमें विचार करना है, तो चलिए पहले हम इसके स्टेटमेंट जान लेते हैं, फिर ये जानते हैं अभी हमने क्यों पूछा है। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए उद्योगों या प्रदूषणकर्ताओं पर आरोपित ये लागत है। दूसरा कथन कह रहा है वर्तमान में भारत में कार्बन कर से संबंधित कोई स्पष्ट कर व्यवस्था विद्यमान नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे स्टेटमेंट हो गए। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही होगा, ये दोनों ही कथन जो है वो हमारे एकदम से क्लियर हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब देखिए इसको और कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है वर्तमान में भारत में कार्बन कर से संबंधित कोई स्पष्ट कर व्यवस्था विद्यमान नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कर व्यवस्था तो है पर स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पर अपने आप में इस लाइन के, इस कथन के सही होने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है स्पष्ट कर व्यवस्था विद्यमान नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है पर कोई व्यवस्था तो कर की है, तो इसलिए हम इसमें गैस कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कथन हमारा सही हो सकता है, ऊपर वाला कथन करेक्ट है, क्योंकि ये इसकी परिभाषा बताता है कि क्या है कार्बन प्राइसिंग क्या होता है, तो उसके अंतर्गत ये है। चलिए व्याख्या क्या कहती है उसमें देख लेते हैं हम कि स्पष्ट कर व्यवस्था क्या है, और जो इंडिया लगाता है वो स्पष्ट कर व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या है। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत में कर से संबंधित कोई स्पष्ट कर व्यवस्था विद्यमान नहीं है। वहीं भारत में 2010 में उत्पादित और आयातित कोयले पर 50 रुपये प्रति टन, क्या कह रहे हैं 50 रुपये प्रति टन कोयला उपकर, यानी कि जिसे अब हम क्लीन एनर्जी सेस बोलते हैं, वो लगाया जाता था। तो वर्तमान में कोयला उपकर कितना हो गया है 400 रुपये प्रति टन। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया है। तो चलिए इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।